मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या होता है? ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नंबर वन, अनबैलेंस्ड फोर्स, और सेकंड होता है यहां पर बैलेंस्ड फोर्स। तो ये दो तरह के फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट। अब अनबैलेंस्ड फोर्स का मीनिंग क्या होगा? देखिए, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है, ओके, तो इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर देते तो ये उसकी पोजीशन चेंज करेगा, तो इट स्टार्ट्स मूविंग। मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट? नंबर वन, रेस्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। ये पहला इफेक्ट होगा। ओके, द फोर्स बिकॉज ऑफ विच रेस्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। और कुछ इफेक्ट्स यहाँ पर है स्टूडेंट, देखिए। नो, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है, मान लेते बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो फोर जा रहा है यहाँ पर, ओके, बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा है, तो दूसरा प्लेयर जो होगा वो क्या करेगा? मूविंग क्रिकेट बॉल को स्टॉप करता है, तो उसके लिए उसको फोर्स अप्लाई करना होता है ना। मतलब फोर्स अप्लाई करके हम मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं स्टूडेंट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट कैन स्टॉप बाय यूजिंग अ फोर्स, दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, ये हम इसके इफेक्ट्स यहां पर डिस्कस करें स्टूडेंट। नंबर 3, ओके, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज। हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, वी आर मूविंग ऑन अ बाइक विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, जो एक स्ट्रेट लाइन एक्सप्रेस हाईवे पर जा रहे हैं। ओके, अगर हम एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं तो वहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से फिर हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से क्या होगी? 70 किलोमीटर पर आवर होगी। तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया ना वहां पर, और डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पर इंक्रीज होता है। या फिर अगर हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर, या फिर उससे कम भी हो सकती है। मतलब मैग्नीट्यूड कैन बी चेंज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय अप्लाइंग द फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, एंड सच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। या फिर उसकी वजह से देखिए, उसकी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके, या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट। चलिए यहां पर भी हम करेक्शन कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, ये चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से हम डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं ना। डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स। देखिए, जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो उसकी स्पीड मान लेते हैं कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एक्टिंग ऑन द अर्थ, तो उसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है ना। या फिर फोर्स अप्लाई करके हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बाय अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड and direction can be changed। देखिए, अगर हमारी स्पीड बाइक की है 60 किलोमीटर पर आवर, एक ही लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें राइट साइड टर्न लेना है तो हम उतने ज्यादा स्पीड से टर्न नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम ब्रेक अप्लाई करना होता है। फिर हमारी स्पीड होगी 40-30 किलोमीटर पर आवर, और इतने कम स्पीड में हम इजीली सेफ टर्न ले सकते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज किया हमने और डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। तो इसके लिए फोर्स की जरूरत है ना। देखिए, अगर फोर्स की वजह से
मतलब अनबैलेंस फोर्स किसे कहेंगे हम? अनबैलेंस फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स बाय अप्लाइंग व्हिच द रेस्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर दोनों चेंज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी चेंज। सच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। ये सारे अनबैलेंस्ड फोर्स के इफेक्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किए स्टूडेंट। देखिए, इन आवर रेगुलर लाइफ, ओके, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इवनिंग तक हम हर एक फिनोमिनॉन्स के लिए, प्रोसेस के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, और एंड दैट आर अनबैलेंस्ड फोर्स। तो उसमें से ज्यादातर अनबैलेंस फोर्स होते हैं। ओके, अब सेकंड टाइप यहाँ पर है बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स किसे कहेंगे हम? देखिए, यहाँ पर बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मार्कर पेन एक, ओके, नाउ देयर आर टू पर्संस, ओके, तो एक पर्सन इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ मूविंग करता है, ऐसे पुश करता है, ओके, बाय द फोर्स 10 न्यूटन। अब इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा लेफ्ट की तरफ, तो ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव होगा ना, इस डायरेक्शन में। अगर दूसरा एक पर्सन है और इसके अदर एंड को पकड़ता है, ओके, और वो भी राइट की तरफ हो, अपोजिट डायरेक्शन, राइट की तरफ 10 न्यूटन फोर्स अगर अप्लाई करता है, तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक लेफ्ट की तरफ है और दूसरा राइट की तरफ है, बराबर देख रहे हैं ना? आपकी डायरेक्शन में बोल रहा हूं मैं, ये लेफ्ट की तरफ 10 न्यूटन और राइट की तरफ 10 न्यूटन, तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन कैसी? अपोजिट। तो इस पेन का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या स्टूडेंट? इसका मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज 10 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट साइड गेट कैंसल्स ईच अदर। इसका मतलब 10 न्यूटन राइट साइड और 10 न्यूटन लेफ्ट साइड, ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं ना, सो दिस इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। देखिए, सपोज यहाँ पर एक टेबल सरफेस है और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए इसका मास है यहाँ पर 1 किलोग्राम, ओके, तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है ना, वेट इज इक्वल टू mg, तो m कितना है 1, और इजी कैलकुलेशन के लिए हम g की वैल्यू कितनी लेते हैं स्टूडेंट? 9.8 मीटर पर सेकंड, ये तो एक्चुअल वैल्यू है, ओके, लेकिन राउंडेड ऑफ 10 ले सकते हैं ना, g की वैल्यू हम 10 लेते हैं, तो ये कितना होगा? 10 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड। तो यहाँ पर ये टेबल सरफेस, इसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स अप्लाई करता है, दिस इज नोन एज रिएक्शन फोर्स। तो एक बेटर तरीके से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देख सकते हैं। तो जितना वेट होगा डाउनवर्ड उतना ही फोर्स, अब वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, तो एक तरह का फोर्स ही है वेट, तो जितना फोर्स डाउनवर्ड है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कौन एक्सर्ट करता है? टेबल सरफेस एक्सर्ट करता है। तो ये एक्शन फोर्स, तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया। अब देखिए, जितना डाउनवर्ड है 10 न्यूटन उतना ही अपवर्ड होगा 10 न्यूटन, and this is denoted by n because this is normal reaction. Why it is normal? Normal का मतलब perpendicular, तो ये इस सरफेस को नॉर्मल, परपेंडिकुलर है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन 10 न्यूटन और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं स्टूडेंट, और ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर रेस्ट कंडीशन में रहेगा, सो दिस इज बैलेंस्ड फोर्स। देखिए, एक फुटबॉल है या फिर बलून होगा, ओके, तो दोनों साइड से अगर हम उसको प्रेस करते हैं, लेकिन फोर्स कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हाँ, शेप जरूर उसका चेंज हो जाएगा, ओके, शेप चेंज हो सकता है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन देखिए, अनबैलेंस फोर्स की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो सकता है, रेस्ट ऑब्जेक्ट मूविंग हो सकता है, या फिर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या दोनों चेंज हो सकते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक या इफेक्ट किसके हैं? अनबैलेंस फोर्स के हैं। लेकिन बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट होता है, ओके, तो उसका ज्यादा शेप चेंज हो सकता है, बाकी ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं होता है बैलेंस फोर्स में। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? नो। अब इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है क्या आपको? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का देखिए शॉर्टली मीनिंग क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है, जब तक हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रेस्ट ही रहेगा। हाफ पोर्शन यहाँ पर स्टेटमेंट का कंप्लीट होता है। दूसरा हाफ पोर्शन क्या होगा? और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऑब्जेक्ट
यूनिफॉर्म मोशन से मूविंग है, इसके ऊपर अगर फोर्स हम अप्लाई नहीं करते एक्सटर्नली, ओके, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। फिर से वही बात आती है कि फिर बाइसिकल स्टॉप क्यों होती है। ओके, देखिए बाइसिकल स्टॉप क्यों हो रही है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, और ज्यादातर कौन सा फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम इसको कंटिन्यूअसली रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको कंटिन्यूअस में रखने के लिए जो अपोजिट फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करते हैं, इसलिए बाइसिकल कंटिन्यूअसली मूविंग रहती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते स्टूडेंट, तो ये स्टॉप होगी क्या, नहीं होगी ना। तो जब तक हम इसको अपोजिंग फोर्स नहीं लगाएंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसकी वजह से इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कम हो रही है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कम हो रही और बाद में स्टॉप हो जाता है। तो अगर अपोजिंग फोर्स ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। तो ये सेकंड हाफ पोर्शन, तो ये इतना यहाँ पर, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो उसको मूविंग करने के लिए फोर्स जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी स्टेटस बदलने के लिए, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है जिसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बदलने के लिए हमें फोर्स यहाँ पर जरूरी है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। मतलब और एक पॉइंट यहाँ पर ओपन अप होता है स्टूडेंट, दैट इज इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया। ओके राइट स्टूडेंट, मतलब देखिए कि inertia is the physical quantity that is byproduct of Newton's first law of motion। देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट है और यूनिफॉर्म मोशन, दो ही पॉसिबिलिटी है। इसको अगर अनबैलेंस फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते तो ये रेस्ट ही रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है। तो ये जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, ओके, देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा, कब तक, जब तक कि हम एक्सटर्नली अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जो टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की खुद होकर उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं चेंज करता है, दैट टेंडेंसी इज नोन एज इनर्शिया। वैसे यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर जब तक हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे स्टूडेंट, तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये भी टेंडेंसी है, दैट इज इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज नथिंग बट द टेंडेंसी, हम इसको टेंडेंसी कहेंगे, टेंडेंसी, प्रवृत्ति, मतलब ऑब्जेक्ट की प्रवृत्ति, टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू remains in the state of rest or of uniform motion, okay, is called inertia, इसको हम inertia कहते हैं। So this is the definition of inertia। जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा, जब तक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, तब तक जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, दैट टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ओके, इनर्शिया is directly proportional to mass। inertia is directly proportional to mass। देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करने के लिए फोर्स लगेगा, मान लेते हैं 10 न्यूटन फोर्स लगता है। लेकिन अगर इसका मास बहुत ज्यादा है 10 किलोग्राम, तो उसको मूव करने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर 1000 किलोग्राम है तो उसको मूव करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट जो भी फोर्स लगेगा, ओके, वो ज्यादा लगेगा। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो उसको मूविंग करने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगेगा अगर मास ज्यादा है तो, मतलब इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, उसी तरह से देखिए ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए या फिर उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड चेंज करने के लिए भी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ही वहां पर फोर्स अप्लाई करना होता है। देखिए इनर्शिया मतलब क्या होता है?
कि टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब खुद होकर बॉडी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करता है। तो बॉडी खुद होकर अपनी स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज नहीं करता है, उसकी इनएबिलिटी है। ओके, तो इसके आधार पर यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नंबर 1, inertia of rest. This is related to state of rest. Okay, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट है, इसके ऊपर जब तक हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो ये खुद होकर उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ये इस बॉडी की इनएबिलिटी है, खुद होकर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। ये पोजीशन कब चेंज करेगा? जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होगा? दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो खुद होकर अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकता है, तो ये उसकी इनएबिलिटी। सो दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज by itself the state of rest. State of rest. Okay, so this is known as inertia of rest. देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगो ट्री, ओके, उसके एक ब्रांच को पकड़ के ऐसे हिलाते तो मैंगोस फॉल डाउन। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। या फिर अगर एक ब्लैंकेट है, उसको अगर हम स्टिक से हिट करते तो वहां से डस्ट उड़ जाते हैं ना, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। ओके, और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम बस में मतलब यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और बस भी स्टेशनरी है, जैसे ही बस स्टार्ट हो जाती है तो हम पीछे की तरफ वहां पर मतलब मूव होते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है उसकी टेंडेंसी क्या होती है? रेस्ट रहने की। अब बस जबकि यहाँ पर मूव हो जाती है तो हम रेस्ट रहने की कोशिश करते हैं ना, इसमें क्या होता है कि बस आगे चल जाती है और हम पीछे की तरफ ऐसे फॉल हो जाते हैं। राइट स्टूडेंट, देखिए जैसे हम यहाँ पर सडनली बस या व्हीकल स्टार्ट हो जाता है तो हम ऐसे पीछे की तरफ ढकेले जाते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये इसके एग्जांपल्स हैं। सेकंड टाइप है इसमें, देखिए, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दिस इज ऑल्सो इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ। देखिए, inability of body to change by itself, खुद होकर, okay, itself the state of uniform motion, state of uniform motion। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, देखिए, तो वो खुद होकर उसकी यूनिफॉर्म मोशन स्टेट चेंज नहीं कर सकता है जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कब चेंज होगी? जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर हम बस में जा रहे हैं, ओके, तो इफ बस इज मूविंग अलोंग एक्सप्रेस हाईवे विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब मान लीजिए स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है ना। ओके, अगर ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? वी ऑल मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, बराबर है, हम सब सामने की तरफ फेंके जाते हैं। तो ये क्यों होता है यहाँ पर? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। बिकॉज ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक टू द बस, बस स्टॉप्स, बट वी आर कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो हम हमारी यूनिफॉर्म मोशन कम नहीं कर सकते। हाँ, हम मतलब लिविंग एनिमल जो होते हैं, ओके, ह्यूमन बीइंग इज लिविंग एनिमल, तो हम अगर हमें पता है कि ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करने वाला है तो हम हमारी यूनिफॉर्म मोशन
वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन देखिए सपोज यहाँ पर लगेज पड़ा है, ओके, हमारे सिर के ऊपर, तो वो तो सामने आकर गिरेगा ना, वो तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर इनएनिमेट बॉडी, उसके लिए सब लॉज है यहाँ पर, ओके। देखिए अगर मूविंग ट्रेन है, ओके, और मूविंग ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आ जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ओके, इट इज स्टिल रनिंग बट उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे कंडीशन में अगर एक बंदा है यहाँ पर, वो दरवाजे से कूद जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओके, और अगर वो सामने की तरफ नहीं मतलब मूव होता है तो वहां पर गिर सकता है। व्हाई? बिकॉज उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, मोशन में रहने की। अगर वो कूद जाता है तो उसके फीट जो होते, पैर जो होते, वो स्टॉप हो जाते, लेकिन ऊपर की जो बॉडी होती है वो मूविंग टेंडेंसी में होगी ना, तो इसलिए वो ऐसे गिर जाता है सामने। सो दिस इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया, दिस इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा स्टूडेंट? अगर देखिए मूविंग ट्रेन है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूविंग ट्रेन है। अब मूविंग ट्रेन के अंदर अगर हम बॉल लेते हैं, ओके, उसको ऊपर की तरफ फेंकते तो वापस अगर हमारे हाथ में आता है ना, तो ऊपर फेंकने के बाद वो ऐसे पीछे चला जाता है क्या? नहीं। व्हाई? बिकॉज देखिए अगर इस कंडीशन में हम हैं तो यहाँ पर बॉल और हमें दोनों के जो स्पीड होगी, दोनों की स्पीड, ये स्पीड कैसे होगी? सेम एज दैट ऑफ द मूविंग ट्रेन, ओके। जब हम इस पेन या बॉल को फेंकते ऊपर की तरफ तो पेन और पर्सन दोनों एक साथ मूव हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे ऊपर की तरफ अगर हम फेंकते हैं तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाएगा, आदमी भी आगे जाएगा, तो जब यहाँ पर आएगा वापस तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट उसके हाथ में आएगा ना, मतलब दोनों भी मूविंग है। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते हैं तो ये स्टेडीली स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करता है स्टूडेंट। बिकॉज ऑब्जेक्ट को भी या फिर बॉल या पेन होगा उसको भी वही स्पीड ऑब्टेन होती है ना, ओके। सो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ थर्ड टाइप है, देखिए inertia of direction, inertia of direction, ओके। इसकी डेफिनेशन हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, inability, inertia of direction मतलब क्या होता है? It is inability of a body to change by itself the direction of motion, okay. This inability is known as inertia of direction. देखिए अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ओके, और बस ड्राइवर ने अगर लेफ्ट टर्न ले लिया है तो हम सब राइट की तरफ ऐसे लीन होते हैं, लीन टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज बस डायरेक्शन चेंज करेगी लेकिन हमारी डायरेक्शन सीधा रहने की होती है ना, तो बस इस तरफ जाती है तो हम राइट की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। अगर एक ट्रॉली है, ओके, और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसको बांध के नहीं रखा है, सिर्फ रखा है, जब तक ये सीधा जाएगा तब तक ये ऑब्जेक्ट भी उसके साथ चला जाएगा। लेकिन अगर ट्रॉली ने सडनली डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये ऑब्जेक्ट सीधा जाने की कोशिश करेगा ना, मतलब दैट इज वो ऑब्जेक्ट को खुद होकर उसकी डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर पाएगा। सो दिस इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ओके। तो इस तरह से इनर्शिया के तीन टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, inertia of direction, okay.